Welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on 4th lesson of history of 10th class. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। अब हम आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी ही मानो उन्हें फुट्टा रखकर खींचा गया हो। किसके लिए? अफ्रीका के मानचित्र को देखेंगे, जो देशों के लिए लकीरें खींची गई हैं, वहाँ के जो सीमाएं हैं ऐसे खींची गई हैं जैसे स्केल यानी फूटा लेके खींची गई हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्राय इसी तरीके का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों के बर्लिन में एक बैठक हुई थी, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। कहाँ? जो बर्लिन में एक बैठक हुई थी। किसको बांटा था? अफ्रीका के नक्शे को। और 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी यानी औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। कौन? बेल्जियम और जर्मनी। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया था। औपनिवेशिक क्या था? मतलब दूसरे देशों पर अपना कब्जा जमाना, अपनी ताकत को दिखाना। आइए देखें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। हम पढ़ेंगे रीडर पेस्ट की बीमारी। अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। किसके कारण? रीडर पेस्ट की बीमारी के कारण। किस पे? मवेशियों मतलब पशुओं में प्लेग की तरह फैलने लगी। और यह इस बात का अच्छा उदाहरण था कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया। जो मवेशियों, जो पशुओं द्वारा बीमारी फैली थी, इससे हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया, हजारों लोगों का जीवन खराब कर दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों की नई शक्ल में डाल दिया। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। मतलब वहाँ की जनसंख्या अफ्रीका की बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। मतलब मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं पैसे के लिए। और 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी। कहाँ? अफ्रीका में न तो ज़मीन की कमी थी और न ही पालतू पशुओं की। तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है, मतलब पैसे के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई और यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे। मतलब बागानों की खेती करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई
जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे, मतलब वेतन पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए थे, किस पर, तनख्वाह पर काम करवाने के लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम के कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था। जब करदाता बागानों या खादानों में काम करता हो, काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए। उत्तराधिकारी होता है जो पैतृक अधिकार होता है, जो मतलब पैतृक अधिकार के द्वारा आगे दर पीढ़ी दर चलता रहता है। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, पैतृक जो उनके पूर्वजों से मिलती है। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में धकेलने का प्रयास किया जाने लगा, मतलब मजदूरी के लिए, वेतन के लिए बाजारों में काम करने के लिए धकेला जाने लगा और खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया और उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहाँ रीडर पेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश आधिपत्य के द्वारा। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। कौन सी बीमारी? रीडर पेस्ट की बीमारी। और 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह कैप अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा तक भी यह बीमारी पहुंच गई। रीडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। किसको? पशुओं को। 90% पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए और अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। किसने? बागान मालिकों ने और खान के मालिकों ने। और जहाँ औपनिवेशिक शक्तियाँ थी उन्होंने जो उनके पास जो बचे खुचे पशु थे अपने नियंत्रण में ले लिए। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बनाने का बेहतरीन, मतलब सबसे अच्छा मौका हाथ लग गया था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी हो और भी कहानियाँ देखी जा सकती हैं। भी कैसे विजय पाई जा सकती है। और क्या है? अफ्रीका पर किसके कारण? रीडर पेस्ट की बीमारी के कारण अफ्रीका पर विजय पाई गई। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत में अनुबंधित क्या होते हैं? गिरमिटिया मजदूर। जो श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबंधित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी की प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया भी थी। और 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खादानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। मतलब क्या है? एग्रीमेंट पर साइन करवाकर, कॉन्ट्रैक्ट करके, साल का कॉन्ट्रैक्ट करके श्रमिकों को ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे
तो वे स्वदेश लौट सकते हैं, मतलब अपने देश को लौट सकते हैं। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे और 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग खत्म, कुटीर उद्योग थे जो क्या है वो खत्म होते जा रहे थे। कुटीर लघु उद्योग जो छोटे होते हैं। और जमीन का बाड़ा बढ़ गया था। खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे लेकिन उसका बाड़ा नहीं चुका पाते थे। लेकिन मतलब क्या है, जो ठेके वगैरह पे होते हैं, पट्टे पर वो ज़मीन ले लेते थे लेकिन उसका किराया नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती का काम मालिक का एजेंट किया करते थे। जो मालिकों ने एजेंट बना रखे थे किसके ऊपर, मजदूरों के ऊपर। एजेंटों के को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहा जाना है यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। और 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया है। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता है कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालात नहीं है। यही नई जगह की जीवन एवं कार्यस्थितियाँ कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपनी ज़िंदगी गुजारने के नए तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सज़ा दी जाती थी। और बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण मतलब इकट्ठा करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्माभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होसे इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ताफारियानावाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रैग गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, में भी भारतीय अप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी। उनकी मूल पहचान और विशेषताएं गुम होती जा रही थी। जो उनकी महत्वपूर्ण, जो उनके अंदर विशेषताएं थी, विशिष्ट थी, वो क्या है, ख़त्म होती जा रही थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आज आपका होमवर्क होगा, कोई 3 स्मॉल क्वेश्चन फ्रेम करेंगे।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।